मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अपने घर पे सभी सुरक्षित होंगे अच्छे स्वास्थ्य के साथ। एक बार फिर मुकाम ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, स्पेशली क्लास 12 बोर्ड स्टूडेंट्स, बेटा आप लोगों को अभी तक हमने कई सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें, कई सारी चीज़ें करवा चुके हैं। जैसे कि हमने लेटर के फॉर्मेट कर लिए, फॉर्मल लेटर कौन सा था, इनफॉर्मल कौन सा था, सबसे इम्पोर्टेंट हमने टेंस भी कर लिया। टेंस भी आपको हमने अच्छी तरह से करवा दी, उसकी एक्सरसाइज भी करवा दी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चलते हैं एक अगली कड़ी की तरफ जिसका नाम है पोइट्री सेक्शन। पोइट्री सेक्शन आपके कोर्स में 5 पोइट्रीज हैं। उन पोइट्रीज के अंदर आप डियर स्टूडेंट्स, उस पोइट्रीज के अंदर आपके क्वेश्चंस कैसे पुटअप होते हैं और कितनी मार्क्स की पोइट्री सेक्शन होता है, आइए वो देखते हैं। मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स, पोइट्री सेक्शन आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ईजी भी है एज वेल एज, क्योंकि पोइट्री सेक्शन के अंदर आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन या इंट्रोडक्शन टू द पोएट ऐसा कुछ नहीं लिखना है। सिर्फ आपको पोएट्री अच्छी तरह से पढ़नी है। छोटे छोटे स्टेंजाज हैं, कम से कम 4-5 स्टेंजा वाली एक कविता है। मैक्सिमम अगर स्टेंजाज हैं आपके पोएम सेक्शन में तो वो सिर्फ 4-5 ही स्टेंजाज हैं। बाकी आपके 1 या 2 या 3 हद से हद मिनिमम अगर देखा जाए तो स्टेंजाज मिलेंगे। आइए स्टूडेंट, पहले ये देखते हैं पोएट्री सेक्शन के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे और कितने मार्क्स कवर करेगा। क्लास 12 स्टूडेंट पोएट्री सेक्शन लिखेंगे हम। बेटा पोएट्री सेक्शन में आपको सबसे पहला टोटल पोएट्री होगी वो आपके 10 मार्क्स की होगी। टोटल जो पोएट्री सेक्शन है वो आपका 10 मार्क्स का होगा। आप 10 मार्क्स के अंदर क्लासिफिकेशन कैसे हम करते हैं कि पहले आपको स्टेंजा लेकर, स्टेंजा जो होगा वो आपका 4 मार्क्स का होगा और क्वेश्चन एंड आंसर्स पूछे जाएंगे। पोएम्स पूरा जितनी भी कोर्स में पोएम्स हैं आपके कंप्लीट पोएम्स में से एनी थ्री क्वेश्चंस, और हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा। तो इसका मतलब 6 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आंसर वाला सेक्शन हो गया, यानी 4 मार्क्स स्टेंजा के और 6 मार्क्स आपके क्वेश्चन आंसर के। 4 और 6 हो गए बेटा आपके 10 मार्क्स। तो मेरे ख्याल से आप अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि 10 नंबर की आपकी पोएट्री सेक्शन है डियर स्टूडेंट्स। अब इस 10 नंबर को आपको ग्रैब करने हैं। 10 नंबर के 10 नंबर ही आपको लेने हैं माय डियर स्टूडेंट। हम जो कविता करेंगे इंशाल्लाह उस कविता में से बाहर तो एक कविता नहीं जाएगी, चूँकि हम ऐसी ही कविता को चुनेंगे, वही कविता को चुनेंगे जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी, और उन कविता को हम बार बार करेंगे। मैं भी कराऊंगा और आपकी ड्यूटी भी बनेगी कि आप भी उस पोएम्स को बार करें, घर पे करें, प्रैक्टिस करें। उसको पोएम के भाव को समझें, उसकी फीलिंग्स को समझें, कभी क्या कहना चाहता है सिर्फ उसको समझें, तो बाकी पोएम आपकी ईजी हो जाएगी। क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चंस कहीं से भी स्टेंजा में से पूछे जा सकते हैं और उसके आंसर आपको डियर स्टूडेंट देने हैं। आइए अब हम देखते हैं नई पोएट्री की तरफ से। आज हम करेंगे नोबल नेचर पोएट्री। तब तक आप एक बार इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट, नोबल नेचर को एक बार देखते हैं। नोबल नेचर कवि बेन जॉनसन ने लिखी है। कितना अच्छा सब्जेक्ट लिया है बेन जॉनसन साहब ने। नोबल नेचर, श्रेष्ठ, उत्तम नेचर, व्यवहार। आदमी का उत्तम व्यवहार क्या है कि वो दूसरों से मोहब्बत करे, दूसरों की मदद करे, दूसरों के काम आए। यही तो आदमी का सर्वश्रेष्ठ बिहेवियर है, उसका व्यवहार है, उसका नेचर। यही तो है इंसान। अल्लाह ने जब दुनिया में इंसान को बनाया है तो इसीलिए तो बनाया कि वो जाके नीचे दुनिया के लोगों की हेल्प करे, उनसे मोहब्बत करे, ना
ना कि उनसे घृणा करे, ना कि उनसे ईर्ष्या रखे, ना कि उनसे उनके काम ना आए, उनको ज़िंदगी में उनके साथ में धोखा दे, वगैरह वगैरह। तो कवि बेन जॉनसन एक आत्मीय रूप के कवि हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत बेहतरीन से बेहतरीन कविताएं लिखी है। उस कविता के अंदर एक कविता जो लिखी नोबल नेचर माय डियर, 3 स्टैंजा के अंदर इसको कंप्लीट किया गया है। स्टैंजा यानी 4 लाइन का एक छोटा सा पैराग्राफ या उससे कम का, उसको हम स्टैंजा कहते हैं। नंबर 1 स्टैंजा, नंबर 2 स्टैंजा एंड नंबर 3। हम इसको कह सकते हैं। वैसे स्टैंजा बेटा 4 लाइन का स्टैंजा होता है। प्रोपोर्शन उसके अनुपात में हमने बांट दिया है ताकि आपको आसानी से और अच्छा समझ में आ जाए। नोबल नेचर में बेन जॉनसन साहब ने एक आदमी के नेचर को कंपेयर किया है। किसके साथ में? पेड़ के साथ में, ट्री के साथ में। और दूसरे हाथ उसने फिर कंपेयर किया है आदमी के नेचर को, आदमी की लाइफ को किसके साथ में? एक लिली के पेड़, लिली के प्लांट। और 2 पेड़ों का इसमें जिक्र हो रहा है। क्वेश्चंस आप में पूछा जा सकता है स्टैंजा लिखने के बाद कि भाई इस कविता में 2 कौन से पेड़ हैं जिसका जिक्र कवि ने किया है? तो ओक ट्री, बलूत का पेड़, एंड लिली प्लांट, 2 ऐसे ट्री हैं, ऐसे प्लांट हैं जिसका जिक्र इसमें किया गया है। बस ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए जाएंगे एग्जाम में। माय डियर स्टूडेंट्स, कवि बेन जॉनसन साहब ने क्या कहा है इस कविता में? देखिए, इट्स नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क, अधिक मात्रा के अंदर केवल इंसान का पेड़ों की तरह ऊंचा होना, बड़ा होना, फैल जाना काफी नहीं है। डोंट मेक मैन बेटर, आदमी को बेटर, अच्छा इंसान को अच्छा नेक बनाने में सिर्फ वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बड़ा हो जाए बिना किसी की मदद किए, बिना किसी की हेल्प किए, बिना किसी काम, यानी आदमी की जीवन लंबा हो जाए, जीवन उसकी उम्र बड़ी हो, उसकी उम्र लंबी हो, मगर कब काम की? कि जब वो किसी की हेल्प करे तो उसकी उम्र लंबी, और उसकी उम्र बड़ी है तो काम की है। अब उसकी उम्र लंबी है, जैसे एक पेड़, बलूत का पेड़, यहाँ आएगा ओक ट्री, उसकी भी उम्र 300 ईयर्स होती है माय डियर। 100 साल, सालों साल वो कहीं नहीं निकलता, मगर लास्ट में वो उसके पत्ते मुरझा जाते हैं, छाएं किसी को दे नहीं पाता और आखिर वो गिर जाता है बिना किसी को हेल्प किए, बिना किसी को छाया दिए, वो गिर गया, किसी के काम ही नहीं आया। तो कवि यही कह रहा है कि मनुष्य का इट्स नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क, यानी डोंट मेक मैन बेटर, इंसान को बेटर बनाने में केवल इतना ही नहीं कि वो बस पेड़ की तरह ऊंचा हो जाए और फैल जाए और किसी के काम ही ना आए। जैसे पेड़ ऊंचा है, बड़ा है, मगर किसी के काम ना आ रहा, ना तो वो किसी को फल दे रहा है, ना किसी को छाया दे रहा है। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे खजूर। तो ऐसे बड़े होने से भी क्या फायदा माय डियर, सुनी होगी ये कविता आपने। तो और स्टैंडिंग ऑन एन ओक, जैसे एक पेड़ है, ओक ट्री 300 ईयर बाद में क्या होता है उसका? टू फॉल इन लो, एक लकड़ी के गड्ढे की तरह गिर जाता है, एट लास्ट ड्राई सूख जाता है, बाल्ड गंजा होना, यहाँ पर हम पत्तियां खिल जाने को हम बाल्ड कहते हैं, वैसे बाल्ड का मतलब गंजा होना। एंड शियर, और पत्ते उसके मुड़ जाते हैं, सड़ जाता है, शियर का मतलब सड़ जाना, मुरझा जाना। तो ऐसे पेड़ की तरह क्या इंसान ऊंचा उठे, क्या लंबी उम्र मिले उसको, कि वो किसी के काम ही ना किसी की मदद करे, ना किसी के काम आए, ना किसी को मोहब्बत करे, ना किसी को सुख पहुंचाए। तो ऐसा आदमी की बड़ा होने से कुछ मतलब माय डियर। अब कवि क्या कह रहा है, देखिए बिल्कुल कवि चेंज कर रहा है अपने शब्दों को दूसरे एग्जाम्पल के साथ। ए लिली ऑफ अ डे, एक लिली का जो प्लांट है वो आपने देखा होगा, वो एक दिन खिलता है और उसी दिन मुरझा भी जाता है, वापस मर जाता है, मगर जब वो खिलता है तो वो दूसरे पौधों को खुशहाली दे के जाता है, मोहब्बत दे के जाता है, प्रकाश दे के जाता है, रोशनी दे के जाता है। इसीलिए उसको
प्लांट ऑफ लाइट भी कहा जाता है। तो माय डियर, लिली ऑफ अ डे का मतलब एक दिन का लिली होता है, यानी उम्र उसकी छोटी है, बट पैगाम वो हजारों सालों के देके चला गया, मोहब्बत का पैगाम देके चला गया, दूसरों को मदद करने का पैगाम देके चला गया। यानी कवि क्या कह रहा है यहाँ पे कि लिली की जैसे इंसान की उम्र अगर हो, छोटी उम्र हो, कोई ना, मगर लोगों के काम आए, लोगों से मोहब्बत करे, लोगों की हेल्प करे, लोगों को सही राह दिखाए, तो ऐसा बने लिली के जैसा। अगर उसका जीवन है, नो प्रॉब्लम। अगर छोटा जीवन उसको प्राप्त हुआ है तो मगर वो किसी के काम तो आए। लिली ऑफ अ डे इज फेयर फार इन मे। मई के महीने में लिली का प्लांट होता है, उसका फूल निकलता है एक दिन के लिए। आल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, हालांकि उसी दिन खिलता है और उसी दिन वापस मुरझा जाता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट। यही तो वो प्लांट है, यही तो वो पौधा है जो दूसरे पौधों को भी प्रकाश दे के चला जाता है, खुशियाँ दे के चला जाता है, मार्गदर्शन दे के चला जाता है कि हमें छोटे, हम छोटे भले ही हैं मगर हमने उद्देश्य भरा जीवन जिया है, ना कि ओक ट्री बड़े जरूर हैं मगर उद्देश्यहीन जीवन बिता के चले गए इस दुनिया से। तो ऐसे इंसान नहीं बनना हमें। उम्र तो लंबी प्राप्त कर ली और टटोला जीवन में क्या क्या काम किया कि कुछ भी काम नहीं किया। किसी के काम आई, किसी के काम नहीं आए, किसी की हेल्प की, किसी की हेल्प नहीं की, अपने में ही रहे, अपने में मस्त रहे, किसी और की कोई परवाह नहीं की। और छोटी उम्र में किसके काम आए? बहुतों के काम आए। क्या क्या? गरीबों के लिए स्कूलें खुलवाई, गरीबों के लिए हॉस्पिटल्स बनवाए, गरीबों के लिए दवाई की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई, गरीबों के लिए अनाज, खाना पीना, रहना, ये सारे मुहैया करवाए और गरीबों की हेल्प की, लोगों से मोहब्बत का पैगाम पहुंचाया, लोगों को मार्गदर्शन दिया। लिली की तरह छोटा जीवन मगर इंसान ने बहुत बड़े कर्म करके चला गया। इन स्मॉल प्रोपोर्शन वी जस्ट ब्यूटी सी एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ मेड परफेक्ट। भले ही जीवन छोटा हो मगर काम आए, दूसरों के महत्वपूर्ण हो उसका कि जीवन छोटा हो मगर लोगों के काम आए। डियर स्टूडेंट्स, नोबल नेचर में सिर्फ कवि ने यही पैगाम हमें दिया है। ओक ट्री और लिली के ट्री से हमारे इंसान के जीवन को कंपेयर किया है। क्वेश्चंस भी यही पूछे जाएंगे आपको माय डियर। आज आप इन तीनों स्टैंजा को नोट करेंगे और इसका भाव अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करेंगे, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी, दोनों में, ताकि आपको ये कविता अच्छी तरह से समझ में आ जाए। माय डियर, अगर इसको डिफिकल्ट वर्ड की बात करें तो बल्क यानी बहुत सारे, डॉट डज के रूप को डॉट कहा गया यानी कोई काम करना। ओक ट्री पता ही आपको, पेड़। लॉग लकड़ी का गड्ढा, एलओजी लॉग। राई सूखा, बाढ़ गंजा। सियर SERE सियर यानी मुरझा जाना। फेयर खूबसूरत, फार दूर। डाई मर जाना। ब्यूटी खूबसूरती। प्रपोर्शन छोटा, अनुपात। और मेजर माप। मेरे ख्याल से ऑल्दो, हालांकि, ये डिफिकल्ट वर्ड्स अगर आपको सामने आए तो आप इनको आराम से लिख सकते हैं। मैं फिर बता देता हूं एक बार। बल्क बहुत सारा, दोस्त करना, ओक बलूक ट्री पेड़, ड्राई सूखा, बाढ़ गंजा होना, यहाँ पर पत्ते खिल जाना, सियर मुरझा जाना, फेयर खूबसूरत, फार दूर, ऑल्दो हालांकि, डाई मर जाना, प्रपोर्शन अनुपात, ब्यूटी सी एंड मेजर्स माप। थैंक यू स्टूडेंट्स।